सर। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ चुके थे। बर्नौलीज थ्योरम पे हम लोगों ने छोटा मोटा आगे डिस्कशन भी किया था। एक एप्लीकेशन उसका देख चुके थे। सेकंड एप्लीकेशन की भी एक बार थ्योरी पढ़ ली थी, बट फिर भी एक बार और हम लोग उससे देख लेंगे उस पोर्शन को। क्या था बर्नौलीज इक्वेशन, याद है आप लोगों को? क्या था, याद है? बर्नौलीज इक्वेशन में हमने देखा था, इक्वेशन कहती है कि एक फ्लो के लिए पाइप में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है या कहीं पे भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है इनफैक्ट, तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। तो यहां से मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि इफ एच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब जिन दो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं दोनों की हाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, हो सकता है एग्जैक्टली इक्वल भी हो, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली भी इक्वल है तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस दिस मीन देन प्रेशर डिक्रीजेस, हाँ या ना? जहां पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, और ये हमने लास्ट क्लास में कंक्लूड किया भी था। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसके आगे की कहानी आज पढ़नी है। इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ फिनोमेना, हम लोग इस चीज़ से, इस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। मतलब जहां पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होता है, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो देखिए, सबसे पहला इसका सिंपल सा एप्लीकेशन है या इसके ऊपर बेस्ड फिनोमेना है कि जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है, जब हवा बहुत तेजी से मूव करती है, बहुत तेजी से विंड ब्लो कर रही है, तो विंड यहाँ से आई, इस रूफ के ऊपर से ऐसे करके निकल गई, यहाँ से आई ऐसे करके निकल गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, है ना? तो इस तरीके से विंड मूव कर रही है, विंड ब्लो कर रही है। तो ऊपर एयर की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहीं अगर हम घर के अंदर के बारे में बात करूँ, खिड़की से झांक रहा हूँ घर के अंदर, तो यहाँ पे विंड जो है वो रेस्ट पे, एयर जो है रेस्ट पर है, यहाँ पर रेस्ट पर है, और यहाँ पे हाई वेलोसिटी है। हमें पता है जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर है, और यहाँ क्योंकि विंड रेस्ट में इसलिए हाई प्रेशर है। अब सोचिए, घर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो इस छत पर नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है और ऊपर से नीचे कम प्रेशर एक्ट कर रहा है। इसलिए छत पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपर डायरेक्शन में लगेगा, और वो फोर्स इतना ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से रूफ, छत, घर की जो रूफ है, घर का जो छत है, वो उड़ जाए। तो blowing away of roofs during storm, this can be explained using what? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है एस्पिरेटर पंप। आप सब लोगों ने देखा होगा ये बेगॉन वाला जो मतलब दवाई छिड़कने का, मच्छर मारने वाली दवाई स्प्रे करने का जो डिवाइस आता था, इसको एस्पिरेटर पंप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो लिक्विड है वो यहाँ नहीं भरा होता दिवाली की पिचकारी की तरह, होली की पिचकारी की तरह। वो लिक्विड यहाँ पे भरा होता है ना? यहाँ लिक्विड भरा होता है। तो यहाँ से पंप करने पर इधर से स्प्रे कैसे होता है लिक्विड?
यहां होता तो निकल सकता था, यहां वाला लिक्विड कैसे यहां से निकला, है ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में कि नहीं होना चाहिए, ये एक जेन्युइन डाउट आना चाहिए दिमाग में कि जब भी इसको यूज करो, इस डिवाइस को यूज करो, कि आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात, उसकी वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। मैंने लिक्विड यहाँ भर दिया है, जो भी मेडिसिन थी, जो भी दवाई थी, मेडिसिन नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कीटनाशक जो भी थे वो यहाँ भरे हुए हैं। और मैंने जब यहाँ पे पंप किया, जब मैंने इसको पुश किया, तो जब ये पिस्टन आगे आया तो यहाँ से इस ओपनिंग से बहुत तेजी से एयर बाहर आया, क्योंकि ओपनिंग का साइज बहुत छोटा है, एरिया बहुत छोटा है। A1V1 इज इक्वल टू A2V2 हो जाएगा, हाँ या ना। है ना। यहाँ पे क्योंकि एयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर भी है। समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, ये जो हम लोगों ने यहाँ लिक्विड रखा है, आपको पता है लिक्विड के ऊपर हमेशा कुछ वेपर प्रेशर रहता है, मतलब लिक्विड का के ऊपर हमेशा लिक्विड के वेपर्स रहते ही रहते हैं, है ना। क्या हुआ, यहाँ हाई वेलोसिटी की वजह से लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर अंदर वेलोसिटी नहीं होने की वजह से प्रेशर हाई है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसलिए यहाँ से फ्लूइड बाहर की तरफ फ्लो करेगा, है ना, और इस एयर के साथ ऐसे आगे निकल जाएगा। समझ में आई बात। फ्लूइड नहीं, फ्लूइड मतलब लिक्विड नहीं, लिक्विड के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो। समझ में आया। लिक्विड विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ लिक्विड नहीं फ्लूइड मूव करता है। और इस तरीके से यहाँ से स्प्रे जो आ रहा होगा वो इसके अंदर से नहीं आ रहा होगा, इसके अंदर से आ रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पतली सी पाइप यहाँ बनी हुई है, शायद आपको आपके मोबाइल पे आपको ना दिखे, बट मेरे कंप्यूटर पे दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। एस्पिरेटर पंप की वर्किंग समझ में आ गई। बेसिकली क्या है, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन है, बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना नहीं मतलब बेसिक फिनोमेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्विंगिंग ऑफ अ बॉल, फुटबॉल में कभी देखा है आपने कि कॉर्नर होता है, तो यहां पर गोल पोस्ट है, इधर से कॉर्नर से फुटबॉल को प्लेयर किक करता है और फुटबॉल ऐसे ड्र करके धूम करके अंदर घुस जाती है। ऐसा देखा कभी यस सर। आपने ये यस देखा होगा, सर। क्रिकेट में भी यस बॉल सर। स्विंग करती है, बॉल हवा में स्विंग करती है, क्रिकेट में भी ये देखा होगा, है ना। यस सर। वो क्यों होता है इसे समझना है अभी, ठीक है। देखो, अगर क्रिकेट के बारे में बात करें तो क्रिकेट में देयर आर सम टर्म्स, जैसे एक टर्म है स्पिन। स्पिन के पीछे एग्जैक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, बट यू नो द फिजिकल रीजन, राइट, कि बॉल घूमते हुए फेंकी है, बॉल को घुमाकर फेंका है, जब टिप्पा खाई मतलब जब बाउंस हुई तो वहां पर क्या हुआ, क्योंकि घूम रही थी इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन थोड़ा सा साइडवेज हो गया, इस वजह से फ्रिक्शन की वजह से वो टर्न कर गई, है ना। यही होता है ना स्पिन में। यस सर। स्पिन समझ में आता है, बॉल को घुमा के फेंकोगे तो टिप्पा खाने का थोड़ी टर्न करेगी ना। क्यों, क्योंकि घूमने की वजह से उसकी वेलोसिटी बॉटम ऑफ स्पाइन की इधर थी, तो उसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो बॉल उधर की तरफ टर्न कर जाएगी, राइट। और ये तो स्पिन हो गया। सिमिलर चीज होती है आपकी सीम। अगर फास्ट बॉलर बॉल को टिप्पा खिला के घुमाए तो कहते हैं वो सीम हो रही है, स्पिन ही है बेसिकली, वो सीम है, बस थोड़ा नाम बदल दिया, टेक्निकल टर्म बदल दिया स्पोर्ट के हिसाब से। एंड देन देयर इज स्विंग, ये स्विंग हवा में होती है। स्पिन और सीम क्या है, बॉल टिप्पा खा के घूमती है, स्विंग हवा में होता है जैसे ये फुटबॉल घूम रहा है, ठीक है। तो क्यों घूमता है ये, तो देखिए, जब भी बॉल स्विंग होगी कब होगी, जब आप उसको घुमाकर फेंकोगे। मान लीजिए बॉल को ऐसे घुमाकर हमने आगे की तरफ फेंक दिया, आगे की तरफ फेंक दिया तो बॉल ऐसे टर्न कर जाती है। समझ में आई बात। क्यों,
क्योंकि वापस देखेंगे जरा एनिमेशन को, बॉल ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है ना, और इसके पास वेलोसिटी, इसको हमने किक किधर किया, राइट की तरफ किया, तो इसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ है ना। तो मुझे बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आगे की तरफ v, पीछे की तरफ ओमेगा r, तो इसकी वेलोसिटी होगी v माइनस ओमेगा r, है ना, हाँ या ना। यस सर। यस सर। काम करता हूँ, थोड़ा सा v थोड़ा टेढ़ा बन गया, उसको वापस सही कर लेता हूँ। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस ओमेगा r, है ना बेटा। यस सर। तो मुझे बताओ अब अगर इस बॉल के इस पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस ओमेगा r है, तो इसके आसपास में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो इससे सटे हुए हैं उनकी वेलोसिटी v प्लस ओमेगा r होगी। ये होता है, इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, ठीक है। हमेशा ही जो मॉलिक्यूल किसी सॉलिड के सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है ना, उसकी वेलोसिटी सॉलिड के सरफेस के बराबर होती है। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वेलोसिटी v प्लस ओमेगा r, यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी v माइनस ओमेगा r, है ना। तो यहां पर लोअर वेलोसिटी है ना, यहां पर लोअर वेलोसिटी है, और यहां पर क्या है, हायर वेलोसिटी है, राइट। इसका मतलब यहां पर लोअर प्रेशर होगा और यहां पर हायर प्रेशर होगा, राइट। तो क्या हुआ, बॉल पर इधर से ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है और इधर से कम प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो बॉल किधर मूव करेगी, आपके डायग्राम में किधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, बोलो। नीचे। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मूव करेगी ना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। बेसिकली आपकी बॉल, कहाँ गया, आपकी बॉल घूमते हुए इस तरफ चली जाएगी, राइट, है ना बेटा, हाँ या ना। यस सर। तो एक काम करो, डायग्राम बना लो, स्विंग क्यों हो रही बॉल, उसके लिए। आप तो घूमती हुई बॉल बना नहीं पाओगे ना अपनी कॉपी में। मतलब आप फुटबॉल को इधर से किक करोगे तो बॉल इधर जाएगी, समझ में आई बात। या ऐसे टेढ़ा किक करोगे, लेट से इस तरीके से टेढ़ा किक करोगे तो बॉल उधर निकलेगी और ऐसे स्विंग करते जाएगी, ठीक है ना बेटा। कॉपी हो गया, ये बना लेना कि इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। कॉपी हो गया ना ये वाला, नहीं हुआ है, ठीक है भाई। यस। ओके, नेक्स्ट एयरफॉइल। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एरोप्लेन की। एरोप्लेन नहीं बोलना चाहिए, एरोप्लेन के विंग्स के बारे में बात कर रहे हैं भाई। एरोप्लेन के विंग्स में ऐसा क्या खास होता है कि एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो एरोप्लेन के विंग्स का ये क्रॉस सेक्शन है। अगर आप एरोप्लेन के विंग को काट के देखोगे तो विंग कुछ इस शेप की नजर आती है, ठीक है। अब
ये एरोप्लेन अपने जेट की वजह से इधर आगे की तरफ मूव करेगा वेलोसिटी v से, है ना, क्योंकि एरोप्लेन हमें हेलीकॉप्टर की तरह हवा को नीचे पुश नहीं किया जाता, हवा वो पीछे छोड़ता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन आगे बढ़ता है और उसी आगे बढ़ने की वजह से ऊपर उड़ जाता है। कैसे उठता है वो समझते हैं। इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी आई, तो इफेक्टिवली मैं कह सकता हूं कि एरोप्लेन के रेफरेंस फ्रेम में क्या हो रहा है। इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ एरोप्लेन एयर इस तरफ मूव कर रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो, अगर एयर इधर मूव कर रही है तो मैं काम करता हूं, कुछ एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं अपने लिए, ताकि बाकी का डायग्राम बना पाऊं। तो क्या होगा, सामने से एयर आ रही है, लेट से उस एयर की स्ट्रीम लाइंस कुछ ऐसी हैं, ये वाला जो पॉइंट है एकदम फोरमोस्ट पॉइंट है, ठीक है। क्या होता है, एयर इधर से आई और इस पर यहां से ऐसे निकल गई, है ना बेटा, ऐसी जाएगी ना। यहां वाली एयर इधर से आई और ऐसे निकली, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, है ना। यस सर। अब बाकी की स्ट्रीमलाइन भी चाहो तो बना सकते हो, बट इसी तरीके की बनेंगी ना कुछ कुछ। तो देखो, ऊपर वाला जो पाथ है वो लंबा है और नीचे वाला पाथ छोटा है ना, हाँ या ना। ऊपर वाला पाथ लंबा है, नीचे वाला पाथ छोटा है। और होगा क्या, जो एयर मॉलिक्यूल्स एकदम बीचों बीच आ रहे होंगे ना, इसके पास क्या होगा ऑप्शन, इस मतलब बीचों बीच तो एग्जैक्टली कुछ होगा नहीं, बट होगा क्या, एकदम जो ऑलमोस्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में है, दे विल स्प्लिट। ऊपर से रास्ता बड़ा है, नीचे से रास्ता छोटा है, क्योंकि ऊपर देखो ज्यादा बड़ा कर्व, नीचे कम कर्व है ना। और अंत में जाके यहां जाके वो फिर से मिल भी जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में जाके यहां पे फिर से मिलेंगे भी। समझ में आई बात। तो हम देखेंगे ऊपर, अब देखो मिलेंगे मतलब क्या है, जितने टाइम में स्ट्रीमलाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, जितने टाइम में यहां से ऐसे जाके इधर पहुंचेगा, उतने टाइम में यहां से ऐसे जाके पहुंचेगा, मतलब दोनों के लिए टाइम सेम होगा, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर से जाने वाला टाइम और नीचे से आने वाला टाइम इक्वल होगा। तो यहां L1 है, यहाँ L2 है, यहां पर भी टाइम t लगना है, यहां पर भी टाइम t लगना है, मुझे पता है L1 इज ग्रेटर देन L2, दिस इंप्लाइज L1 बाई t इज ग्रेटर देन L2 बाई t, विच इंप्लाइज V1 इज ग्रेटर देन V2। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है, इसका मतलब P1 इज लेस देन P2, मतलब ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है, नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। सो विच मीन्स अपलिफ्ट आपके प्लेन को मिल जाएगा, है ना बेटा, है ना, या आप थ्रस्ट मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, कॉपी कर लो फिर। एरोप्लेन कैसे उड़ता है समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले रास्ते में से ऊपर वाला रास्ता बड़ा होता है, नीचे वाला रास्ता छोटा होता है, इसलिए नीचे की वेलोसिटी ज्यादा होती है। एक सेकंड, नीचे वाला छोटा होता है, नीचे की वेलोसिटी कम होती है, इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है नीचे, ठीक है।
तो और भी नेचुरल फिनोमेना डेफिनेटली बेस्ड हैं इस अपने ये बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं, काफ़ी सारे और भी हैं। एक आप काम करना, खुद से एक एक्सपेरिमेंट करना, ये मेरे नोट्स में नहीं है यहाँ पे बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे आप लोग। कोई कंपलसरी नहीं बट मैं आपको उस वजह से एक बात कह रहा हूँ। हेयर ड्रायर है आप लोगों के घर पे? हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करिएगा, 2 थर्मोकोल शीट लेके आइएगा, 2 शीट्स। एक शीट में छोटा सा होल करिएगा, उतना ही छोटा होल जिसके अंदर जस्ट आपका हेयर ड्रायर फिट हो, हेयर ड्रायर का मुंह फिट हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे हेयर ड्रायर मतलब थर्मोकोल है, उसके अंदर आपने हेयर ड्रायर फिट कर दिया। अब अगर आप हेयर ड्रायर ऑन करोगे तो उस हेयर ड्रायर से एयर निकलेगा और वो इधर से बाहर निकलेगा, क्योंकि थर्मोकोल के अंदर तो होल है ना। थर्मोकोल में हेयर ड्रायर अगर होल के अंदर थर्मोमीटर के होल के अंदर हेयर ड्रायर डाल के उसको चिपका देना, ठीक है, तो इधर से हवा निकलेगी। उसके बाद एक दूसरा थर्मोकोल जो कि एकदम ऐसे इंटैक्ट है, उसको लाके इससे जोड़ने की कोशिश करना। क्या होगा, एयर इसको पुश करेगा नीचे की तरफ, नीचे वाले थर्मोकोल को, हाँ या ना? पुश करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। पुश करेगा, बट फिर भी काम करना, उस पुश के अगेंस्ट धीरे धीरे थर्मोकोल को ऊपर उठाते रहना। यू विल सी कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पुश बंद हो जाएगा, उल्टा पुल हो जाएगा, मतलब दोनों थर्मोकोल चिपक जाएंगे आपस में अपने आप उसको हाथ हटा लोगे तो चिपका रहेगा दोनों थर्मोकोल, वो पुश की बजाय पुल शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि वो जो दूसरा वाला थर्मोकोल है उस पे इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से खूब सारा एयर जाके टकराया, और वो एयर अब जाएगी कहाँ, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उस एयर को इधर चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड निकलना पड़ेगा, राइट? हाँ या ना? क्योंकि जब दोनों थर्मोकोल बहुत पास में आ गए, एयर को रेडियली आउटवर्ड निकलना पड़ रहा है। और अगर एरिया छोटा कर दिया, अगर आपने दोनों को पास पास मिला दिया, तो दोनों के बीच का एरिया इतना कम हो जाएगा कि ये वेलोसिटी लार्ज हो जाएगी। वेलोसिटी लार्ज हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला जो थर्मोकोल है उसके ऊपर प्रेशर कम है, नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए एयर प्रेशर की वजह से थर्मोकोल ऊपर उठ जाएगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। यस सर। वो जिस आपको जो फीलिंग आती है कि हाँ एयर से पुश होगा थर्मोकोल, उसकी जगह वो पुल हो सकता है, ऑल बिकॉज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है टोरिसेली इक्वेशन। वो कहता है ये कंटेनर है जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर नीचे एक छोटा सा होल कर दो या पाइप लगा दो, जो भी कर दो, तो यहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी v कितनी होगी अगर ये हाइट h है तो? मतलब होल से h हाइट ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ है, तो यहां पर लिक्विड के बाहर निकलने की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे 2 पॉइंट्स जिसके बीच में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर पाए। हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया यहां पर, पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट हमने सिलेक्ट किया यहां पर, पॉइंट बी। हम बोलेंगे कि सबसे पहले प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू पी एटीएम, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। ऐसा मैं क्यों लिख पाया? ऐसा मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि दोनों ही एटमॉस्फेयर में ओपन है, दोनों पॉइंट्स एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसलिए दोनों जगह का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ओके, नाउ आई विल से कि पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल टू पी बी प्लस
हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। अब पी और बी भी तो इक्वल है, कैंसिल हो गए। दिस इम्प्लाइड रो जी हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? इसका बाद क्या हुआ, रो ने रो मार दिया और हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी कितना, बेसिकली एच है। तो इसका मतलब 2gh इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ if a tank is very wide और होल इज स्मॉल, या तो ये एरिया बहुत बड़ा है या फिर ये एरिया बहुत छोटा है, उस केस में देन VA is very very less than VB. Therefore 2GH is equal to simply VB स्क्वायर हो जाएगा। दिस implies VB is equal to अंडर रूट ऑफ 2GH हो जाएगा। समझ में आई बात? ये आपका स्पेशल केस है। अदरवाइज एल्स में क्या आएगा, अगर ये चीज नहीं हो रही हो, अगर ये चीज ट्रू नहीं हुई, इफ ट्रू नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो उस केस में हम लिखेंगे, एक इक्वेशन तो अपने पास सही है, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, लेट्स से यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। ठीक है, तो हम दूसरी चीज लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जिस रेट से यहाँ लिक्विड नीचे जा रहा होगा उसी रेट से यहाँ लिक्विड बाहर जा रहा होगा, है ना। जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नीचे आएगा उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पे बाहर आएगा। सो या A1 V1 की जगह A1 VA लिख देते हैं, A2 V2 की जगह A2 VB लिख देते हैं। सो हम मुझे चाहिए VB, मुझे VA नहीं चाहिए, इसलिए मैं VA की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा VA इज इक्वल टू VB इंटू A2 बाय A1। दिस इज इक्वेशन 2। ये वैल्यू उठाकर अगर मैंने यहाँ 1 में डाल दी, तो सॉरी यहाँ डाल दी VA में, तो मुझे मिलेगी, दिस विल मीन 2GH इज इक्वल टू VB स्क्वायर इंटू 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करके खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो वाली तो। सो दिस मीन वी हैव VB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो इस इक्वेशन से ज्यादा ही है इन कंपेरिजन टू, यहां पर जो वेलोसिटी आ रही है ना उससे ज्यादा आ रही है यहाँ पे वेलोसिटी। समझ में आई बात? अगर ऊपर वाले फ्लूइड का मोशन कंसीडर करोगे तो यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, ये आपकी टोरिसेल इक्वेशन, आपको ये खास तौर से याद रखना है, इसको भी डिराइव करना आना चाहिए, याद रहे तो और भी अच्छा है। ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाएगा। रूट 2GH तो ऐसे ही याद होता है ना। डिवाइड किससे करना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, बस इतना ही तो है। आगे बढ़े, वेट। ओके।
Yes, sir. Done. सबका हो गया? किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेज करो, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। A tank of cross section area, a tank of large cross section area, मतलब लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हो गया? आपको यहां पर लिक्विड के मोशन की चिंता नहीं करनी। होल्ड्स वाटर अप टू हाइट कैपिटल एच, मतलब ये वाली जो हाइट है ये कैपिटल एच है। अ स्मॉल होल इज मेड एट अ हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। हम लोगों ने क्या किया, यहां से बॉटम से स्मॉल एच हाइट ऊपर एक होल बना दिया, ठीक है। ये होल है, मिटा तो मैं सकता नहीं यहाँ पे। फाइंड ए डिस्टेंस एट विच वाटर लैंड फ्रॉम द टैंक। क्या होगा, देखिए यहां से लिक्विड या वाटर बाहर निकलेगा ऐसे हॉरिजॉन्टली, और ये लिक्विड जो है आगे जाकर ऐसे टक 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 यहां जाके गिरेगा। हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ना बेटा, साफ साफ दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज रेंज आर। मुझे ये आर निकालना है फर्स्ट पार्ट में। क्या करूंगा मैं, ये हाइट स्मॉल एच है, तो ये वाली हाइट कितनी है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, है ना? तो यहां से निकलने वाली स्पीड v कितनी होगी? क्या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh? लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. नहीं लिख सकता ना बेटा, No, sir. The H minus H. कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लिखना पड़ेगा ना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया गया स्मॉल एच हाइट से, तो बताना है रेंज कितना होगा। टाइम कितना लगेगा? क्या बोल सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी होगा, हाँ या ना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टाइल का। इसको जमीन तक पहुंचने में उतना टाइम लगेगा जितने टाइम में यहाँ से पे रखी हुई बॉल को ड्रॉप कर यहाँ पर से अगर एक बॉल को ड्रॉप कर दूंगा तो उस बॉल को नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में ये लिक्विड भी आगे जाके गिरेगा, हाँ या ना? Yes, sir. और वो टाइम कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी होता है। तो हम बोल सकते हैं रेंज इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, और यहाँ पे क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही है, दैट इज इक्वल टू वी टी, दैट इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, जी कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। समझ में आई बात? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ये? Sir, हाँ बेटा, वो टाइम वाला इक्वेशन के लिए 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h नहीं लेंगे? बेटा ये कहाँ से गिरा है, कितनी हाइट से गिरा है? स्मॉल एच हाइट से गिरा है ना। ओके सर। ओके, तो अपना रेंज आ गया, फर्स्ट पार्ट डन है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ स्मॉल एच फॉर विच दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम। ये रेंज स्मॉल एच की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, मतलब मुझे ये होल कितनी हाइट पे करना चाहिए ग्राउंड से जिससे कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो क्या जवाब है इसका? इसका जवाब होगा बेटा रेंज को अगर मुझे ये पार्ट ए था, पार्ट बी में क्या है? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू मैक्सिमम। दिस इंप्लाइज कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस स्मॉल एच स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? स्मॉल एच है। तो इसका मतलब इसको अगर मैं स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दिस इंप्लाइज कैपिटल एच माइनस 2 स्मॉल एच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच बाय 2। तो अगर मैं होल को टोटल हाइट के आधे हाइट पे करूंगा, मतलब बीचों बीच की हाइट पे करूंगा, उस वक्त उस केस में रेंज मैक्सिमम होगा। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है जब स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाय 2 हो जाए। तो पार्ट सी के रेजोल्यूशन में क्या हो जाएगा? आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, यही फॉर्मूला अपने पास कहाँ गया? ये फॉर्मूला है
बस इसमें स्मॉल एच को कैपिटल एच बाय 2 डाल देना है, तो कैपिटल एच बाय 2 इंटू कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच बाय 2, दैट इज सिंपली कैपिटल एच। अरे वाह, और क्या चाहिए, इससे अच्छा आंसर हो सकता था क्या? No, sir. चलो फिर कॉपी कर लो। वैसे यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए डिफ्रेंशिएशन की जरूरत नहीं है, आप ए एम इज ग्रेटर देन जी एम से भी कर सकते हो। क्यों? दोनों का सम कैपिटल एच है ना, स्मॉल एच और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, दोनों को जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल एच और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसका सम कितना है? कैपिटल एच है, तो सम कांस्टेंट है, मतलब अरिथमेटिक मीन कितना होगा? कैपिटल एच बाई 2 होगा। तो जीएम अगर कैपिटल एच बाई 2 हो गया तो उस केस में रेंज मैक्सिमम होगी। जीएम कैपिटल एच बाई 2 कब होगा? जब ये दोनों वैल्यूज कैपिटल एच बाई 2 हो जाए, मतलब स्मॉल एच भी कैपिटल एच बाई 2 और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच भी कैपिटल एच बाई 2, वही आंसर भी आया, आया ना? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो लड़का जमीन पे खड़ा था, इस क्वेश्चन में लड़का छत पे खड़ा होकर कर रहा है, ठीक है, मतलब कंटेनर को इसमें छत पे रख दिया है, लड़का नहीं, कंटेनर छत पे रख दिया हमने, बोला है सेम क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको कहा गया है लेट्स से ये वाली जो हाइट है इसको हम कैपिटल H1 मान लेते हैं, इस सारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम लोग इस हाइट को हम लोग लेट से कैपिटल H2 मान लेते हैं। दो हाइट ली, कैपिटल H1 कैपिटल H2। अब आपको बताना है कि यहाँ पर हम टॉप से कितनी हाइट नीचे स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो जिससे कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल h इज द रेंज मैक्सिमम, अगर हम स्मॉल h हाइट नीचे होल्ड करते हैं तो। समझ में आई बात? तो यहाँ क्या होगा, लिक्विड यहाँ से निकलेगा और इसको सिर्फ यहाँ तक नहीं गिरना है, इसको गिरने के लिए मौका बहुत है, टाइम बहुत है इसके पास, यहाँ जाना है और हमें ये रेंज R को मैक्सिमम करना है। समझ में आई बात? हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो यार, इसकी जो रेंज है ना, अगर आप इसकी रेंज निकालोगे तो मैं आपको बिना सॉल्व के पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस बता दे रहा हूँ, रेंज आ जाएगी अंडर रूट ऑफ h इंटू h1 प्लस h2 माइनस स्मॉल h। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर लिक्विड है या नहीं है ना, इसकी जो वेलोसिटी कितनी, अंडर रूट ऑफ 2gh है ना, इसको फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पे लिक्विड है कि नहीं है? No, sir. No, ये sir. रेंज तो वही आ रही जैसे कि पूरे यहाँ तक की हाइट तक, पूरे हाइट तक आपका लिक्विड ही भरा हुआ है, राइट? रेंज तो उस हिसाब से आएगी ना जैसे कि पूरे हाइट में लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ा लिक्विड की वेलोसिटी को कि नीचे लिक्विड है या नहीं है। लिक्विड की वेलोसिटी रूट 2gh ही है, हाइट उतनी ही है, तो रेंज उतना ही आएगा, राइट? तो इसलिए रेंज का फॉर्मूला मैंने वही कर दिया कि यहाँ पर बस h1 प्लस h2 की जगह, जो पिछले क्वेश्चन में जो कैपिटल H था उसकी जगह h1 प्लस h2 लगा दिया मैंने, उससे अपने आप रेंज निकल आएगा। और ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब स्मॉल h टोटल हाइट बाय 2 हो जाए, राइट? हाँ या ना?
That means, for example, if capital H1 is equal to, let's say, 40 centimeter and capital H2 is equal to 20 centimeter, तो स्मॉल h कितना हो जाएगा बताइए तो जरा फटाफट। बोलिए। 30। 30 हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर स्मॉल h2 20 सेंटीमीटर ही है तो आप 30 सेंटीमीटर नीचे आके यहाँ होल करोगे, यहाँ से लिक्विड निकलेगा क्या? यहाँ से लिक्विड निकल सकता है क्या? नो सर। तो ये तो गलत हो गया। तो ये आंसर तो सही लग रहा था, ये कैसे गलत हो गया? ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर लिक्विड है ही नहीं। आपका आंसर ये होगा, दिस आंसर विल बी ट्रू इफ H2 इज ग्रेटर देन H1। अगर H2 H1 से बड़ा है तब तो ये ठीक है, एल्स स्मॉल h इज इक्वल टू हो जाएगा H2। सिंपली बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आप होल करिए, जितना रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब सेंटर के जितना पास में कर सकते हो उतना पास में होल कर दीजिए। तो इस केस में स्मॉल h कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसके बॉटम पे होल करिए, जितना मैक्सिमम रेंज मिल सकता है मिलेगा। समझ में आई बात? यस सर। तो आपको इसमें दो केसेस बन जाएंगे, और ये जेई मेन में आया हुआ था, शायद 2014 में आया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। 2014 या 15 में आया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने उससे पहले भी क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ था, बट फिर भी आप लोग याद नहीं रखते हो और एग्जाम में गड़बड़ करके आते हो। ठीक है? कॉपी हो गया? Yes. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। बढ़ जाऊं? यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर। अब इसका वेंचुरी मीटर का पर्पस क्या होता है पहले ये समझ लो। इसका पर्पस होता है टू मेजर रेट ऑफ फ्लो इन अ पाइप। एक पाइप में रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए काम आता है। यूं समझ लो कि इससे पहले एक पाइप लगा हुआ है, इसके आगे एक पाइप लगा हुआ है, बीच में हम लोग वेंचुरी मीटर ऐड करके पाइप में रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं। समझ में आई बात? मतलब जो भी पानी सप्लाई करने का डिपार्टमेंट है उससे पाइप ऐसे आ रहा है आपके घरों तक, आगे और कंटिन्यू होता जा रहा है। उनको बताना है कि भैया इस पाइप में नेट रेट ऑफ फ्लो क्या है, तो बीच में ये डिवाइस लगाते हैं वेंचुरी मीटर, यहाँ पर और यहाँ पर। समझ में आई बात? ये मेन सप्लाई लाइन है, सप्लाई की पाइप है, सप्लाई पाइप है रेड कलर से, और बीच में हमने वेंचुरी मीटर लगा के रेट ऑफ फ्लो को मेजर किया है। ठीक है? ओके? तो देखो क्या हो रहा है कि यहां से लिक्विड फ्लो करते हुए जा रहा है, यहां से भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, और यहां पे भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, राइट? ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां पर लेट से वेलोसिटी V1 है। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, लेट से यहां की वेलोसिटी V2 है। तो आप मुझे बताइए A1 और A2 तो नोन होंगे ना पहले से, क्योंकि हम ये डिवाइस हमारा है ना? यस सर। बट V1 एंड V2 आर अननोन, और dq dt क्या हो जाएगा? ये या तो आप A1 V1 से निकाल सकते हो या फिर आप A2 V2 से निकाल सकते हो, है ना बेटा? यस सर।
क्या मैं लिख सकता हूं कि V2 इज ग्रेटर देन V1? लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. एज A2 इज लेस देन A1, क्योंकि यहाँ पे एरिया छोटा है इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से मैं भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब कि P2 इज लेस देन P1। इधर प्रेशर छोटा है इन कंपेरिजन टू यहाँ का प्रेशर, हाँ या ना? अब क्या हुआ, मैंने बोला लेट्स से यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है। मेरे को ये प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा तो मैं वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों पॉइंट्स की हाइट तो सेम है ना बेटा? हाँ या ना? प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ यूज किया है मैनोमीटर। क्या यूज किया है बेटा? ये मैनोमीटर है ना? मैनोमीटर पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. मैनोमीटर का Yes, यूज sir. क्या होता है? प्रेशर का डिफरेंस मेजर करने के लिए। ये मैनोमीटर है जिससे हम लोगों ने, जिसकी दोनों आर्म्स में हम लोगों ने लिक्विड का लेवल में हाइट का डिफरेंस देखा। ये हाइट आई है स्मॉल h। मैनोमीटर का जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो मैनोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये स्मॉल h हमने मेजर किया है। मेजर क्या करते हैं? स्मॉल h मेजर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मेजर कुछ ना कुछ तो जाके करोगे ना, तभी तो वेलोसिटी निकाल पाओगे। अंदर की वेलोसिटी कैसे मेजर कर सकते हो? तो अपन को मेजर करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। वेलोसिटी हमें निकालनी है, पर मेजर कैसे करें वेलोसिटी को? कोई तरीका नहीं डायरेक्ट। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मैनोमीटर में दोनों आर्म्स में, मैनोमीटर की दोनों आर्म्स में लिक्विड की हाइट का डिफरेंस मेजर कर लिया। इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि, ध्यान दीजिएगा, इधर का प्रेशर P1 तो इधर का प्रेशर P1, इधर का प्रेशर P2 तो इधर का प्रेशर P2। मैं लिख सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो एम जी एच। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. दिस Yes, इज sir. इक्वेशन 2। और थर्ड इक्वेशन मैं मेन लिखने जा रहा हूं, बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है वो? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मैंने H क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, है ना? दोनों की हाइट तो इक्वल है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी। ठीक है बेटा? दिस इंप्लाइज P1 माइनस P2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज रो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन 3 थी। इसमें 3 में मैंने ये यूज किया, 3 में 2 का यूज किया तो मुझे ये मिल गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब मैं 1 और ए को सॉल्व करूंगा। मेरे को निकालना क्या है? कोई भी एक चीज निकाल लेंगे, या तो V1 निकालना है या V2 निकालना है। कोई भी एक चीज निकाल लूंगा तो रेट ऑफ फ्लो निकल जाएगा, हाँ या ना? है ना? V1 और V2 में से कोई भी एक चीज निकालनी है, मतलब दूसरे को एलिमिनेट करना है। तो मैंने टारगेट ले लिया, ठीक है यार मैं V2 निकालूंगा। V2 निकालना है तो V1 को एलिमिनेट करना है, मतलब V1 की वैल्यू उठाकर यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? रो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू कितनी है? A2 V2 बाय A1, तो A2 बाय A1 इंटू V2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? दिस इंप्लाइज V2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो एम जी एच बाय रो। इससे मुझे V2 मिल गया
अंडर रूट ऑफ 2 रो एम जी एच अपॉन रो टाइम्स 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। समझ में आई बात? बेसिकली जो टोरिसेली इक्वेशन थी ना उसी के जैसा आया है, बस वहां पर रो कैंसिल हो जाता क्योंकि दोनों रो इक्वल थे, ये वाला रो और ये वाला रो इक्वल होता तो कैंसिल हो जाता। ठीक है, समझ में आया? ये वाला एक डेरिवेशन V2 आ गया तो dq dt कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A2 V2। दिस इज योर वेंचुरी मीटर। ठीक है बेटा, हालांकि वेंचुरी मीटर इज नो लॉन्गर इन सिलेबस। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पढ़ाई हैं जो सिलेबस में नहीं है, और इनफैक्ट मैंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए पढ़ाया कि सिलेबस से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं ताकि आगे वाले चैप्टर्स में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, बट जब आप रिवीजन करोगे तो आप लोग ऑब्वियसली उन पोर्शंस को स्किप कर सकते हो, खासतौर से स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जो पोर्शंस आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आपके पास लिस्ट है ना कौन कौन से पोर्शन सिलेबस से हटाए गए हैं? लिस्ट है कि नहीं है? यस सर। ओके, तो जो पोर्शन सिलेबस से हटा दिए गए हैं उसको आप स्कूल के एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये चैप्टर खत्म। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स का ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब बचा है आपका, अच्छा एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा रहेगा, सॉरी। इसके बाद हमको पढ़ना होगा, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होगा आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, फिर अपना फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रस्ट ड्यू टू ई फ्लक्स, देखिए वो जो अपन लोगों ने कैलकुलेशन की थी कि एक कंटेनर से कि वॉल में अगर मैं हल्का होल कर दूंगा तो इससे लिक्विड निकलेगा बाहर कितनी वेलोसिटी से? √2gh से निकलेगा, है ना? तो वो जो लिक्विड यहां निकला उसके पास राइट साइड में एक मोमेंटम आया है कि नहीं आया? जो लिक्विड पहले रेस्ट पे था उसके पास राइट डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया, मतलब उस पर किसी ने फोर्स लगाया होगा। किसने लगाया होगा? इस कंटेनर और लिक्विड के सिस्टम ने लगाया होगा। तो मतलब वो जो लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा है वो इस कंटेनर पे लेफ्ट साइड में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, है ना? जस्ट लाइक रॉकेट, इट इज जस्ट लाइक रॉकेट, है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? समझ में? यस सर। रॉकेट जब ऊपर जाता है कैसे जाता है? वो फ्यूल को नीचे की तरफ पुश करता है, बाहर धकेलता है, इसकी वजह से फ्यूल उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, रॉकेट ऊपर जाता है। यही होता है ना? बिल्कुल वही काम यहां हो रहा है। लिक्विड को राइट की तरफ ढकेला तो लिक्विड कंटेनर को लेफ्ट की तरफ ढकेलेगा। वो थ्रस्ट कितना होगा? तो हमें मालूम है थ्रस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? थ्रस्ट इज इक्वल टू म्यू इंटू वी, जहां म्यू क्या है? मास एडेड और सब्ट्रैक्टेड पर यूनिट टाइम। वेरिएबल मास से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। Yes, क्या sir. होता है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द मास एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। इनफैक्ट थ्रस्ट को लिखना चाहिए माइनस म्यू वी, क्योंकि जो जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना? तो इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना है? √2gh, क्योंकि लिक्विड पहले रेस्ट पे था उसको सडनली √2gh से हमने बाहर निकाल दिया। तो v तो अपना क्लियर है यहाँ पे, इन दिस केस v तो कितना है? √2gh। हमें निकालना है म्यू। तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा? म्यू बेसिकली क्या है? डेंसिटी इंटू dq dt तो है, हाँ या ना? यस सर। That is equal to density into area into velocity. Therefore thrust कितना हो जाएगा?
थ्रस्ट कितना हो जाएगा, म्यू इंटू वी दैट इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो ए इंटू 2g h। जहां ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है? अब देखो इसमें मैं कहीं डब्बा नहीं बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि याद नहीं करना। ठीक है, क्या है ये, 2 रो ए जी एच, मतलब सिर्फ इस हाइट पर डिपेंड कर रहा है ये फोर्स, है ना। मतलब उसके हाइट, सिर्फ हाइट का मतलब कि उस हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा।